हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2015 रिलीज्ड थाई साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है द हीट एंड रैथ। इस कहानी की शुरुआत होती है कुछ गुंडों को दिखाते हुए जो एक कपल को चेस कर रहे थे। भागते भागते जंगल के काफी अंदर तक पहुंच चुके थे दोनों। थक चुके थे इस चूहे बिल्ली के खेल से, मगर फिर भी उन गुंडों से पीछा छुड़ाना पॉसिबल नहीं हो रहा था। वो दोनों कहीं भी छुपे, ये लोग उन्हें चुटकी में ढूंढ निकाल रहे थे, जंगल का कोना कोना जो पता था उन्हें। फाइनली वो दोनों फाइट बैक करने की डिसाइड करते हैं, मगर वही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित होती है। ये गुंडे जान से मार डालते हैं उन्हें, पीट पीट कर हड्डी पसली एक कर देते हैं उनकी, और फिर उनके लाशों को फांसी पर लटका कर वहां से भाग जाते हैं, एज इफ इन दोनों ने सुसाइड करी हो। अगले सीन में हमें उसी गांव का एक और अलग नजारा देखने मिलता है, जहां हम मिलते हैं एक और कपल यॉड एंड बुआ से। दोनों ही इसी गांव के रहने वाले हैं, बचपन से एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। पूरे गांव को ही पता है उनके इस प्यार के बारे में, मगर फिर भी ना यॉड के घर वाले चाहते हैं उनकी शादी हो, ना बुआ के। असल में बुआ एक म्यूट लड़की है, वो बोल नहीं सकती, और उसके पिता भी सालों पहले उसे और उसके माँ को छोड़कर किसी दूसरे औरत के साथ घर बसा चुके हैं। इस कारण से ना उनका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, ना समाज में उनका कोई सम्मान है। सभी उन्हें टॉन्ट करते हैं, परेशान करते रहते हैं और उनके बारे में गंदे गंदे रूमर्स फैलाते हैं। और बुआ बोल नहीं सकती, इसका फायदा लेकर तो कुछ लोग उससे बेवजह बेरहमी से ट्रीट भी करते हैं। जैसे एक दिन ऐसे जब वो रास्ते से गुजर रही थी तो कुछ लड़के उसके तरफ पत्थर मार के भाग जाते हैं, ऐसे ही मजाक में, ऐसे बुआ को तकलीफ नहीं होती, उसका खून नहीं बहता। और दूसरे दिन जब वो शॉपिंग करके घर लौट रही थी तो एक दुकानदार ने तो उसे चोर ही समझ लिया, बिना किसी कारण के, बिना किसी सबूत के बीच रास्ते पे उसे ह्यूमिलेट किया, मारा पीटा, इवन उसके सारे सामान भी खराब कर दिया। जवाब में बुआ कुछ नहीं बोल सकी, पड़े पड़े मार खाती रही बस। तो एक ऐसे लड़की को लेकर टेंशन तो होगा ही ना। बुआ की माँ को हमेशा यही डर सताता रहता है कि कहीं उनके बेटी की किस्मत भी उनकी तरह ना हो। अगर ये प्यार असल में इन्फैचुएशन निकला तो, अगर यॉड भी उनके पति के जैसा निकला तो क्या होगा उनके बेटी का। वो यॉड को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं कि ये शादी नहीं हो सकती, उनमें कोई मैच नहीं है। दूसरी तरफ यॉड के पेरेंट्स भी बुआ को एक्सेप्ट करने के लिए राजी नहीं थे। वो चाहते थे यॉड बैंकॉक चला जाए, वहां कोई अच्छी नौकरी ढूंढ ले और किसी सुंदर सी लड़की से शादी करके वहीं पर घर बसा ले। बुआ की तरह एक म्यूट लड़की उनकी बहू बनने के लायक नहीं है। इवन यॉड की माँ तो एक दिन बुआ के घर भी चली जाती है, उसके माँ को यह बताने कि वो बुआ को संभाल के रखे, उनके बेटे को फंसाने की कोशिश ना करे। इस सब से बुआ को बहुत खराब तो लगता है, लेकिन वो करे भी तो क्या करे। उसे भी पता है यॉड को उससे कई गुना बेहतर लड़की मिल सकती है, वो उसे डिजर्व नहीं करती, मगर खुद यॉड ये मानने के लिए तैयार ही नहीं था। एक्चुअली वो बुआ से सच्चा प्यार करता था और उसे निभाना भी जानता था। बुआ उसके लिए कोई बोझ नहीं थी, ना उसके नजरों में बुआ में कोई कमी थी। लोग क्या कहते हैं इससे उन्हें क्या मतलब। वो दोनों एक साथ खुश है, यही सब कुछ है उसके लिए। तो ऐसे ही चल रही थी उनकी जिंदगी। रोज सुबह एक साथ फिशिंग करने जाना, दोपहर को एक साथ लंच करना, और फिर कुछ देर अपने फार्म में बिताकर शाम को अपने अपने घर लौट जाना। यही रूटीन था उनका। मगर उनके सुकून भरे जिंदगी को एक दिन किसी की काली नजर लग जाती है। हाँ, वही 3 गुंडों की, चैंग, फेट एंड लेग। ये वही खूनी थे जिन्होंने कुछ दिन पहले ही एक कपल का खून किया था, मगर अभी तक उन्हें कोई सजा नहीं हुई। चैंग के पिता गांव के मुखिया है, इसीलिए चैंग इतना फ्रीली लोगों को परेशान कर पाता है, बिना किसी डर के कहीं भी किसी भी लड़की को छेड़ सकता है। एक दिन ऐसे जब यॉड और बुआ घर लौट रहे थे तो ये तीनों उनका रास्ता रोकते हैं, उनसे उनका सामान छीनकर बुआ के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। यॉड अकेले उन्हें रोक नहीं पाता। फॉर्चुनेटली ठीक तभी वहां चैंग की पत्नी आ जाती है और उन्हें भगा देती है, मगर इससे उन तीनों का इंटरेस्ट कम नहीं होता। दूसरे ही दिन मौका मिलते ही वो लोग फिर से हमला बोल देते हैं। यॉट फिशिंग करते हुए कुछ ज्यादा ही अंदर चला गया था, जिसका फायदा लेकर ये लोग बुआ को उठाकर ले जाते हैं और जंगल के अंदर ले जाकर उसका रेप अटेम्प्ट करते हैं। बेचारी बुआ, वो चिल्ला भी नहीं पाती, ना यॉट को मदद के लिए बुला पाती है।
मगर यॉट को भनक लगने में देर नहीं लगती। वो उसे ढूंढते हुए सही जगह पहुंच जाता है और बुआ को उन गुंडों से छुड़ाने की कोशिश भी करने लगता है। लेकिन फेट और लेक ऐसा होने नहीं देता। वो दोनों मिलकर यॉट को बहुत मारते हैं और फिर उसे मजबूर करते हैं अपने ही गर्लफ्रेंड को रेप्ट होते हुए देखने के लिए। इस बार बेचारा यॉट चाहकर भी बुआ को बचा नहीं पाता, बस परे परे तड़पता रहता है। लेकिन इतना कुछ करके भी उन लोगों का मन नहीं भरता। वो लोग पिछली बार की तरह इस बार भी अपने गुनाह को छुपाने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए सबूत मिटाना बहुत जरूरी था। चैंग फेट एंड लेक से कहता है यॉट और बुआ को मार डालने के लिए। यॉट तो ऑलरेडी अधमरा हो चुका था। बुआ उनसे बहुत रिक्वेस्ट करती है उसे और ना मारने के लिए, मगर वो लोग नहीं रुकते। उनका काम हो चुका था तो फालतू में कोई रिस्क क्यों लेना। वो लोग यॉट और बुआ के सर पर वार करके उन्हें मार डालते हैं और फिर जंगल के बीचों बीच ले जाकर एक कब्र खोद कर उन्हें दफना देते हैं। वह जनरली कोई नहीं जाता तो उन्हें कोई डर भी नहीं था। लेकिन जब देर रात बुआ घर नहीं लौटती तो उसके माँ को टेंशन होने लगता है। वो पूरी रात भर घर के बाहर बैठे रहती है उसका इंतजार करते हुए, मगर सुबह तक जब उसका कोई पता नहीं चलता तो वो और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती। वो भागती है यॉट के घर की तरफ, ये सोचकर कि कहीं उन्हें कुछ पता हो। मगर वहां जाने पर जब वो सुनती है यॉट भी कल रात घर नहीं लौटा, तब उनका टेंशन दुगना हो जाता है। वो यॉट के पेरेंट्स के साथ उनके फार्म में भी जा पहुंचती है, जहां यूजुअली बुआ और यॉट दिन के ज्यादातर समय बिताते हैं। लेकिन जब वहां भी उनका कोई नामो निशान नहीं मिलता तो उनके दिमाग में एक ही सवाल आता है, कहीं दोनों भाग तो नहीं गए। लेकिन यॉट के पेरेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से पता था उनका बेटा अपना गांव छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं है, और अगर जाता भी तो अपना सामान लेकर जाता, यहाँ ऐसे छोड़कर नहीं। दूसरी तरफ बुआ की माँ ऑलमोस्ट श्योर हो चुकी थी उनके साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है, बहुत बुरा, नहीं तो उनकी बेटी उन्हें बिना बताए ऐसे कहाँ जा सकती है। वो लोग अपने एक नेबर से भी पूछताछ करते हैं जो कल यहाँ फिशिंग करने आए थे, और वो बताते हैं कल यहाँ आते वक्त उन्होंने यॉट और बुआ को देखा था। उनके पीछे पीछे चैंग फेट और लेग भी थे, लेकिन उसके बाद सभी जैसे अचानक ही कहीं गायब हो गए। लौटते वक्त उन्हें और कोई दिखाई नहीं दिया। अब इसका एक ही मतलब निकल रहा था, जिसे सोचकर ही डर से इन लोगों का शरीर ठंड पड़ जाता है। गांव में चैंग का रेपुटेशन सबको पता है। वो जहां रहता है, जिस पर उसकी नजर पड़ती है, उसके साथ भला कुछ तो हो ही नहीं सकता। तो क्या यॉट और बुआ भी उसी का शिकार बना है? इसका जवाब ढूंढने वो लोग उसी वक्त भागते हैं चैंग के घर, मगर वो तो डायरेक्टली इनकार कर देता है। ये तक कहता है कि वो उस दिन उस तरफ गया ही नहीं था, उल्टा उन्हें ही डराकर धमकाकर घर से निकाल देता है। इधर पुलिस के पास जाकर भी कोई फायदा नहीं होता। पुलिस उनका कंप्लेन लॉज ही नहीं करती, ना चैंग को इंटेरोगेशन के लिए बुलाती है। उनके पास कोई सबूत जो नहीं था, ना पैसा था चैंग के पिता की तरह। मजबूरन यॉट और बुआ के पेरेंट्स को खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। उन्हें कोई उम्मीद तक दी नहीं जाती। ऐसे में चैन की नींद कैसे मिल सकती थी उन्हें? बुआ की माँ तो पूरी रात सो ही नहीं पाती, और यॉट के पिता को रात भर अपने आसपास आवाजें सुनाई देती रहती है, और वो बार बार चेक करते रहे कहीं उनका बेटा लौट कर तो नहीं आया। मगर जो लोग असली गुनहगार थे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। वो लोग बिल्कुल बिंदास दिन गुजार रहे थे। लेकिन ऐसा ज्यादा दिन नहीं चलता। एक दिन बुआ के माँ को लेक रास्ते पर दिख जाता है, तो वो भी बहुत कुछ सुना देती है उसे। शायद उसी की वजह से लेक का कॉन्शियंस जाग उठता है, और वो डिसाइड कर लेता है कि वो पुलिस के पास जाकर अपने गुनाह कबूल कर लेगा। लेकिन चैंग ऐसा होने दे तब ना। वो उसे गन पॉइंट पे धमकाता है, अपना मुंह बंद रखने के लिए कहता है, नहीं तो उसे और फेट दोनों को ही खत्म कर देगा वो। एज द रिजल्ट लेक को अपना प्लान ड्रॉप करना पड़ता है। मगर उस दिन से ही उनके साथ एक नई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। उन्हें अपने आसपास किसी का प्रेजेंस फील होने लगता है, ऐसे कोई साए की तरह उनका पीछा कर रहा हो। जैसे वो लोग जब जंगल में शिकार करने जाते हैं तो लेक को वहां पेड़ के पीछे एक औरत नजर आती है जिसने सफेद कपड़े पहने थे, बालों से कवर्ड था उसका चेहरा। लेकिन जैसी बस एक पल के लिए लेक दूसरी तरफ देखता है, वो औरत कहीं गायब हो जाती है, बिना किसी आवाज या आहट के, ऑलमोस्ट हवा की तरह। उधर फेट गया था नदी के पास पानी पीने, लेकिन जैसे ही वो नीचे झुकता है उसे पानी में कोई दिखता है। कोई पानी के नीचे से उसे ग्रैब करने की कोशिश करता है। डर के मारे फेट और लेक
कोई भी और वहां रुक नहीं पाता, ना चैंग उन्हें रोक पाता है। इनफैक्ट कहीं ना कहीं डर तो उसे भी लग रहा था, गूस बम्प्स तो उसे भी आ रहे थे। अब ये उनका कॉन्शियस था या उनका पास्ट कर्मा जो उन्हें अभी भी हॉन्ट कर रहा था, दैट ओनली गॉड नोस। उसी रात एक और हादसा होता है। जब चैंग, फेट और लेक तीनों एक साथ मस्ती कर रहे थे तब तो सब कुछ नॉर्मल रहता है, मगर जैसे ही तीनों अलग होते हैं उन्हें फिर से वही क्रीपी प्रेजेंस हॉन्ट करने लगती है। लेक को अपने सामने जमीन पर एक सफेद कपड़ा दिखता है, मगर वो नशे में इतना चूर था वो समझ नहीं पाता कि वो कोई कपड़ा नहीं, एक लाश है, वो भी बुआ की। जब उसे रियलाइज होता है तब तो उसकी हालत ही खराब हो जाती है। वो भागता है घर की तरफ, मगर वहां भी उसे मुक्ति नहीं मिलती। पूरी रात डरावने सपने आते रहते हैं उसे, और हर सपने में बुआ का भयानक चेहरा दिखाई देता रहा। एक सेकंड के लिए भी चैन की नींद नसीब नहीं हुई उसे। और ये हाल सिर्फ लेक का नहीं था, फेट और चैंग को भी अपने घर के बाहर बुआ की आत्मा दिखाई देती रही। इवन कमरे के अंदर भी किसी की फुटस्टेप, किसी की इनविजिबल प्रेजेंस हॉन्ट करती रही उन्हें। कहीं ना कहीं उन तीनों को ही समझ में आने लगा था ये बुआ और यॉट की आत्मा है जो उनसे अपने मौत का बदला लेने वापस आए हैं। रात का अंधेरा उनके लिए दहशत का कारण बन चुका था, मगर फिर वही खौफ दिन के उजाले में उन्हें बेबुनियाद लग रहा था। कोई डरावना सपना लग रहा था जिस पर यकीन करने का कोई मतलब ही नहीं था। शायद इसीलिए जब लेक फेट से इस गांव को छोड़ने की बात करता है, फेट नहीं मानता, अपने डर को काबू करने के लिए कहता है, और उसका अंजाम भी उन्हें ही भुगतना पड़ता है, वो भी बहुत जल्द। एक दिन जब लेक फिर से शिकार पर जाता है तो उसे फिर से बुआ की आत्मा नजर आती है, और इस बार वो बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी। गलतफहमी की कोई चांस ही नहीं था। तो ऑब्वियसली लेक डर जाता है और पीछे की तरफ भागने लगता है, मगर बुआ से पीछा छुड़ा पाना इतना आसान नहीं था। एग्जैक्टली उस दिन उन्हें जैसे भगाया गया था, आज बुआ भी लेक को वैसे ही भगाती है, और अंत में सुनाई देती है एक दर्दनाक चीख जो डेफिनेटली लेक की ही थी। उसके साथ आखिर तक क्या होता है वो तो हमें पता नहीं चलता, मगर अगले सीन में फेट के बातों से हम समझ पाते हैं लेक की मौत हो चुकी है। जंगल से उसकी लाश मिली है। यॉट के पिता उससे आखिरी बार पूछने आए थे यॉट की लाश कहाँ है, ताकि उसे एक प्रॉपर बोरियल मिल सके, मगर फेट अपना मुंह नहीं खोलता। मगर अंदर ही अंदर वो काफी कमजोर पड़ने लगा था। डर और टेंशन में जीना हराम हो चुका था उसका। फाइनली लेक की तरह वो भी डिसाइड कर लेता है कि वो अपने गुनाह कबूल कर लेगा, ऐसे और जी नहीं सकता वो। मगर इस बार भी चैंग उसे रोक लेता है, क्योंकि उसे लग रहा था चुप रहने से उनका पाप पकड़ में नहीं आएगा, समाज और पुलिस का सामना करना नहीं पड़ेगा उन्हें, वो लोग बच जाएंगे। इस उम्मीद में अपने पिता से भी झूठ कहता है चैंग, आखिर तक सच को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन इसका अंजाम अच्छा नहीं होता। अगले दिन ही फेट जब फिशिंग करने जाता है उसे कोई पानी में खींच लेता है और डुबोकर उसकी जान ले लेता है। लेक की तरह उसे भी एक मिस्टीरियस मौत मिलती है। चैंग के लिए ये काइंड ऑफ लास्ट वार्निंग था कि वक्त आ चुका है, उसे अपने गुनाह कबूल कर लेनी चाहिए। समझ तो उसे भी आ रहा था, तभी तो डर के मारे उसे बुखार आ रहा था। अजीब अजीब से सपने आ रहे थे, जिन सपनों में वो देख रहा था कि यॉड और बुआ की आत्मा ने उसके हाथ पैर बांध रखे हैं, चाकू से उसे मारने आ रहे हैं। भला ऐसे सपनों से किसकी नींद पूरी हो सकती है? चैंग भी रात में कई बार चीखते चिल्लाते हुए नींद से जाग रहा था। हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि सोने से ही डर लग रहा था उसे। घर में ना रहकर ज्यादातर समय बाहर बिता रहा था वो, इस उम्मीद में कि बुआ और यॉड उसका पीछा छोड़ दे। लेकिन बाप तो अपने बाप को भी नहीं छोड़ता ना। फेट, लेक दोनों को ही अपनी अपनी कीमत चुकानी पड़ी थी, तो चैंग कैसे बचे? मौत तो निश्चित थी उसकी, देर थी तो बस सही वक्त की। एक रात ऐसी जब वो अपने घर में किसी तरह रात गुजारने की कोशिश कर रहा था तो उसे अपने आसपास फिर से आहट सुनाई देने लगती है, साथ में लाइट्स भी फ्लिकर करने लगते हैं। और जब चैंग मोमबत्ती जलाने की कोशिश करता है तब उसे भी कोई फूंक मारकर बुझा देता है, वो भी मल्टीपल टाइम्स। अंधेरे में कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था उसे, मगर चैंग को किसी की प्रेजेंस जरूर फील हो रही थी। डर से कोने में जाकर छुप जाता है वो, और मौका मिलते ही चाकू निकाल के घुसा देता है उस साय के पीठ में,
और देखता है उस साई के घाव से खून बह रहा है। पहले तो चैंग कुछ समझ नहीं पाता, मगर गौर से देखने पर उसे समझ आता है ये कोई भूत नहीं, ये तो उसकी पत्नी है जो बस कुछ ही दिनों में उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी, मगर आज उसी के हाथ बेचारी को मरना पड़ा। बहुत खराब लगता है चैंग को, वो रोने लगता है और ऐसी एक वल्नरेबल मोमेंट में कोई पीछे से उसके माथे पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। जब उसका सेंस लौटता है वो देखता है उसके हाथ बंधे हुए हैं, गले पर फांसी का फंदा लटक रहा है और वो खड़ा है एक छोटा सा वुडन ब्लॉक के ऊपर जो कभी भी गिर सकता है। बैलेंस मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो रहा था चैंग के लिए। ऐसे में अचानक उसे अपने सामने से कोई आते हुए दिखते हैं जो भूत नहीं इंसान थे और उनका नाम था यॉट और बुआ। यहाँ पर रिवील होता है इस फिल्म का फर्स्ट क्लाइमैक्स, जहाँ हमें पता चलता है यॉट और बुआ तो अभी भी जिंदा है। असल में उस दिन उन्हें दफनाने के बाद जब चैंग फेट और लेग वहां से निकल गए तो उसके ठीक कुछ देर बाद ही वहां भयानक बारिश शुरू हो गई थी, जिससे ग्रेव की मिट्टी लूज हो पड़ी और उनका भी सेंस लौट आया। वो लोग उस दिन जान से तो बच गए थे, लेकिन बहुत कमजोर थे, चलने की क्षमता भी नहीं थी उनमें। तो उन्हें अगले कई दिनों तक वहीं पर रहना पड़ा, छुप के। नदी के पानी और मछली से किसी तरह दिन गुजारना पड़ा। कभी कभी जरूरत पड़े तो यॉट रात के अंधेरे में अपने घर जाकर कुछ दवाई और जरूरी चीजें लेकर आता था। उसके पिता को बार बार उसी की आवाजें सुनाई देती थी, मगर वो हमेशा बहुत केयरफुल रहा, जिससे उनका काम पूरा होने से पहले कोई उन्हें देख ना ले, किसी को पता न चले वो जिंदा है, क्योंकि यॉट को बहुत अच्छी तरीके से पता था वो लोग अगर घर लौट गए, पुलिस की मदद के होप में बैठे रहे तो उन्हें जस्टिस मिलने से रही। चैंग के पिता कुछ भी करके अपने बेटे को बचा लेंगे, कोई सजा नहीं होगी उन्हें। इससे बेहतर वो खुद ही अपने लिए लड़े, अपना बदला खुद ही पूरा करे। वैसे भी दुनिया की नजरों में तो ऑलरेडी मर चुके हैं वो, तो क्यों न इसी का फायदा उठाया जाए। एक मरे हुए इंसान को किस चीज का डर। मगर हाँ, भूत बनकर किसी को डराना कंपैरेटिवली आसान होता है, जबकि डरना तो असल में इंसान से चाहिए। एक इंसान दूसरे इंसान को जो हानि पहुंचा सकता है, जिस हद तक नीचे गिर सकता है, वो किसी भूत के लिए पॉसिबल कहाँ। चैंग जैसे इंसान इंसानियत के नाम पे धब्बा है, जिसे मिटाने के लिए उसी के लेवल तक झुकना जरूरी है। यॉट और बुआ ने भी वही किया, भूत बनकर ही धोखे से एक एक करके तीनों को अपने जाल में फंसा लिया, जिसमें पहला नंबर था लेग का। उसके अपने कॉन्शियस ने तो ऑलरेडी उसे कमजोर बना दिया था, ऊपर से जब बुआ उसे बार बार दिखाई देती रही वो और डर गया। उसे लगने लगा बुआ की वेंचफुल स्पिरिट उसे हॉन्ट कर रही है। साथ में उसने ये बात बाकियों के मन में भी डाल दिया, जिससे सभी डरने लगे। एंड एट लास्ट जब एक दिन जंगल में बुआ और यॉट ने मिलकर उसका पीछा करना स्टार्ट किया, लेग की तो हालत ही खराब हो गई। उन्हें सामने से देखकर तब तक शायद वो समझ चुका था कि वो दोनों इंसान हैं, भूत नहीं, लेकिन तब ना वो भाग पाया ना उनसे लड़ पाया। डर, टेंशन और हैरानी में कंप्लीटली पजल्ड हो पड़ा था वो, जिसका फायदा लेकर उसी के बंदूक से बुआ ने उसके प्राइवेट पार्ट को शूट करके उसे मार डाला। बदला पूरा कर लिया अपना। उनका दूसरा टारगेट बना फेट। उसे भी यॉट ने बहुत डराया, ऑलमोस्ट मजबूर कर दिया अपने गुनाह कबूल करने के लिए। लेकिन जब उससे भी काम नहीं बना तो एक दिन पानी में डुबोकर उसकी जान ले ली। बाकी था तो बस चैंग। आज उसी को सजा देने की बारी है। लेकिन उसे मारने से पहले यॉट और बुआ उसे अपनी सच्चाई बताना चाहते थे, जिससे उसे समझ आए पाप से कोई भाग नहीं सकता, हर गलती की माफी नहीं होती। इतना कहकर वो लोग उसके पैर के नीचे रखे उस वुडन ब्लॉक को हटा देते हैं, जिससे चैंग हवा में लटकने लगता है और देखते ही देखते उसकी मौत हो जाती है। वो एग्जैक्टली उसी तरह तड़प रहा था जैसे फिल्म के स्टार्टिंग में वो लड़का तड़पा था। बिना किसी कारण के इन दरिंदों के हाथ मरना पड़ा था उसे और उसके गर्लफ्रेंड को। होपफुली अभी उनके आत्मा को भी शांति मिल जाएगी। द एंड। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। एक काफ़ी सिंपल बट इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मुझे काफ़ी पसंद आई। आपको ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। टाटा।